नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 7वें मरहले में नजर आया वोटरों का जोशो खरोश। वोटिंग तनाजुर में मगरबी बंगाल की बरतरी बरकरार। तेलंगाना और पंजाब में भी बेहतर वोटिंग। चुनावी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी। नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 FIR दर्ज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था पार्टी निशान। और हैदराबाद की याकुतपुरा असेंबली हल्के में MIM और MBT कारकुनों में झड़प। दोनों सियासी हरीफ हिरासत में। खास बात की पहले बड़ी खबर। सातवें मरहले में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। वोटरों ने बढ़ चढ़कर हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। पंजाब, यूपी, मगरबी बंगाल और हैदराबाद में इक्का-दुक्का वाक़यात को छोड़कर इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। मरकज में नई हुकूमत तश्कील मई में पाएगी और इंतखाबात का हर मरहला इसके खदोखाल को वाज़ेह करने वाला है। तश्कील हुकूमत अपना रोल इंतहाई जिम्मेदारी से अदा कर रहे हैं। अब तक हुए इंतखाबात में अवाम की हाजिरी गैर मामूली रही है। 7 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम 2 इलाकों में 89 हल्कों पर हुई वोटिंग में गर्मी के बावजूद अवाम ने जोशो खरोश का मुजाहरा किया। पंजाब और मगरबी बंगाल में 2 जमातों के हामियों के दरमियान झड़प के कुछ वाक़यात पेश आए। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी MLA रामपाल यादव के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। रामपाल यादव पर बिस्वा में वाक़े पोलिंग स्टेशन पर तैनात CRPF जवान से बहस और धक्का मुक्की करने का इल्जाम है। गुजरात में भी छुटपुट तशद्दुद के वाक़यात को छोड़कर इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन रहे। इसके अलावा बहुत से पोलिंग मराकिज पर वोटर लिस्ट में वोटरों के नाम न होने और EVM में तकनीकी खराबी की भी शिकायतें मिली, जिसकी वजह से कुछ मराकिज पर वोटिंग का अमल ताख़ीर से शुरू हुआ। शदीद गर्मी के बावजूद सुबह पोलिंग मराकिज पर कहीं ज्यादा, कहीं औसत और कहीं पर कम भीड़ देखी गई, मगर सूरज के चढ़ने और गर्मी के बढ़ने के साथ साथ वोटिंग की रफ्तार में भी इजाफा दर्ज किया गया। कौमी और रियासती सियासत के बड़े लीडरों और मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता मारूफ शख्सियात ने भी वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। गुजरात में तो वोटरों का जोशो जज्बा गर्मी पर भारी पड़ा। यहाँ पोलिंग मराकिज पर लंबी लंबी कतारें देखी गयी। गुजरात में लंबी कतारों को देखकर ये साफ हो गया था कि इस बार वोटिंग फीसद का रिकॉर्ड यहाँ टूट जाएगा। 2009 के आम इंतखाबात में यहाँ मजमूई तौर पर 47.92% वोटिंग हुई थी। हैदराबाद को छोड़कर तेलंगाना के सभी अजला में वोटरों ने इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में बीजेपी की वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 FIR दर्ज किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर FIR दर्ज किए गए हैं। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मुश्किल में पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में मोदी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच करेगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि रियासत गुजरात और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रायदही हो रही थी। ऐसे में मीटिंग का इनेकाद और उसी रोज खिताब करके नरेंद्र मोदी ने 1991 के अवामी नुमाइंदगी एक्ट की दफा 126(1)A और 126(1)B के तहत इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी और उनके अलावा मीटिंग का इनेकाद करने वाले दीगर अफराद के खिलाफ भी FIR दर्ज करने की हिदायत दी थी। वाज़ेह रहे कि बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वोट डालने के बाद अपनी पार्टी के इंतखाबी निशान कमल को नुमाया करके पेश किया और मीडिया से भी खिताब किया था। कांग्रेस ने इस मामले को इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। उधर बीजेपी तर्जुमान मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तयशुदा प्रोग्राम के तहत तलब नहीं की गई और उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी भी नहीं की। ताहम बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उनकी पार्टी कमीशन के फैसले का एहतराम करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अपने हुक्मनामे में मोदी के इस प्रोग्राम को नशर करने वाले टीवी चैनल्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक जराए अबलाग के खिलाफ दफा 126(1)B के तहत
علیحدہ طور پر شکایت اور FIR درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ حیدرآباد اور سکندرآباد لوک سبھا اور 15 اسمبلی سیٹوں پر پولنگ مجموعی طور پر پرامن رہی، تاہم پرانے شہر کے چند مقامات پر MBT اور MIM کے کارکنوں میں لفظی جھڑپ ہونے کے بعد پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ پولیس نے یاقوت پورہ کے 2 امیدواروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ضلع حیدرآباد میں لوک سبھا کے لیے 46 اور اسمبلی کے لیے 298 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ EVM میں بند ہو گیا ہے۔ حیدرآباد میں صبح 7 بجے سے ہی پولنگ بوتھوں پر رائے دہندوں کا ہجوم دیکھا گیا۔ نئے شہر کے تمام اسمبلی حلقوں میں پولنگ پرامن رہی، وہیں دوسری جانب حیدرآباد کے پرانے شہر میں چند مقامات پر MBT اور MIM میں جھڑپ ہو گئی۔ پرانے شہر کے یاقوت پورہ میں MBT اور MIM کے کارکنوں میں لفظی جھڑپ ہوئی۔ یاقوت پورہ اسمبلی حلقے کے پولنگ بوتھ نمبر 226 اور 227 پر MIM اور MBT کے کارکنوں نے ریگنگ کرنے کی کوشش کی۔ اسی دوران دونوں پارٹیوں کے کارکنوں کے دوران لفظی جھڑپ ہو گئی۔ دونوں پارٹیوں کے کارکنوں نے پولنگ بوتھ میں ہنگامہ آرائی کی، جس کے بعد پولیس نے ہلکا لاٹھی چارج کیا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں پارٹیوں کے کئی کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ یاقوت پورہ سے مجلس کے امیدوار ممتاز احمد خان اور MBT کے امیدوار مجید اللہ خان فرحت کو پولیس نے اپنی حراست میں لے لیا۔ دوسرے واقعے میں پرانے شہر کے ایک اور پولنگ بوتھ پر ضلع الیکشن افسر سومیش کمار نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملازمین کو معطل کر دیا۔ حیدرآباد لوک سبھا سیٹ سے 14 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں، جبکہ سکندرآباد حلقے پارلیمنٹ سے 30 امیدوار انتخابی جنگ لڑ رہے ہیں۔ پرانے شہر کے حلقے اسمبلی چندران گٹا سے 19، بہادر پورہ سے 14، ملک پیٹ سے 15، نامپلی سے 18، کاروان سے 17، گوشہ محل سے 16، چار مینار سے 14 اور یاقوت پورہ سے 14 امیدوار قسمت آزما رہے ہیں۔ یاقوت پورہ اور چندرائن گٹا میں MBT اور MIM امیدواروں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھا گیا، جبکہ نئے شہر کے حلقہ اسمبلی مشیر آباد سے 23، امبر پیٹ سے 32، خیرت آباد سے 30، سنت نگر سے 22، سکندرآباد 30 اور سکندرآباد کنٹونمنٹ سے 10 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ پولنگ کے دوران ناخوشگوار واقعات پر قابو پانے کے لیے وسیع تر سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے اور پہلی مرتبہ ویب کاسٹنگ کے ذریعے پولنگ بوتھ پر نظر رکھی گئی تھی۔ حیدرآباد میں 20,000 سے زائد پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن حدود میں عام انتخابات کے لیے 3091 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے۔ ایک پولنگ بوتھ پر 1600 ووٹروں کو حق رائے دہی کا موقع فراہم کیا گیا تھا۔ ETV نیوز حیدرآباد۔ حیدرآباد کے کئی مقامات پر ووٹر لسٹ سے ووٹروں کے نام غائب رہنے کی شکایت ملی ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے ایک پولنگ بوتھ پر ایک ہی فرقے کے ووٹروں کے نام ووٹر لسٹ سے غائب ہونے پر رائے دہندوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ رائے دہندوں نے جان بوجھ کر اقلیتی ووٹروں کے نام ووٹر لسٹ سے غائب کرنے کا الزام لگایا ہے۔ احتجاجی ووٹروں کا کہنا تھا کہ ووٹر لسٹ سے نام غائب کر کے انہیں بنیادی حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ బూత్ నంబర్ 198 లో మైనారిటీ ఓట్స్ చాలా మిస్సింగ్ అయిపోయినాయి వాళ్ళ దగ్గర ఓట్లు లిస్ట్ ఉంది, ఓటర్ ఐడి కార్డు ఉంది, కానీ లిస్ట్ లో పేరు లేదు। అది ఏం చేయాలి? కమిషనర్ ని కూడా కంప్లైంట్ ఇస్తే కమిషనర్ అన్నాడు उसमें है तो डालना नहीं तो नहीं डालना बोल के बोले। ये क्या करना बोलो? और इससे बहुत 60 इयर्स 75 इयर्स पूरे बुढ़े लोग भी आके चले गए, वो लोग के भी नहीं आए। अब वो क्या करना उसका नसीदा। माइनॉरिटी वोट्स पूरे डिफरेंस है, यहाँ पर बहुत वोटों की कमी हो रही है। कम से कम लास्ट टाइम डाले सो वोट जो है सो हमारा वोट, मेरा खुद पोलिंग एजेंट रहने के बाद मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया, लिहाजा मैं इलेक्शन कमीशन से अपील कर रहा हूँ कि ये वोट यहाँ पर जो माइनॉरिटी के वोट डिवाइड नेक्स्ट पोलिंग होना, या नहीं तो फिर हमारे वोट अभी वोट डालने का हक हमको होना, और हम वोट से महरूम होंगे तो हमारा ये यहाँ पर जीना मुश्किल हो जाता। लिहाजा हमको जो है सो वोट डालने का पोजीशन दिलाना चाहिए और हक दिलाना चाहिए। हम खुसूसन इलेक्शन कमिश्नर से अपील कर रहे हैं। जो गवर्नमेंट जो बनाई है वोटर आईडी कार्ड, उसका कुछ फायदा नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। फायदा क्या है इसके बारे में बोलिए आप? हाँ, और इसके बारे में, और इतने वोट पूरे मिस हो गए हैं कि बोल ही नहीं सकते। ओका निमिषम इतने वोट मिस हो गए हैं कि कोई बोल ही नहीं सकते। हमारे हर बूथ में पूरे वोट मिस हो गए। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आम इंतखाबात के 7वें मरहले में लखनऊ की खवातीन ने पोलिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
पोलिंग बूथ पर खवातीन की अच्छी खासी तादाद देखी गई। महंगाई, बदनवानी और सिक्योरिटी के मसाइल से दो चार इन खवातीन ने खुलकर अपनी बात रखी और मुस्तकबिल की हुकूमत से उनको क्या उम्मीदें हैं, इस पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। क्योंकि यहाँ की सरकार अच्छी बने और सड़कें अच्छी हो, पानी का सुविधा अच्छी हो, बिजली टाइम से मिले, क्योंकि बिजली से बहुत परेशानी होती है। बच्चों लोग के एग्जाम के टाइम बिजली चली जाती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। यही सोच के कि वो आके सब सही करेंगे। अब सबसे पहले तो महंगाई कम करेंगे, फिर उसके बाद सुरक्षा, औरतों की स्कोप्स बढ़ेंगे सबके लिए। बस यही चाहते हैं, ईमानदारी रहे। जाहिर बात है, हिंदुस्तान में जो हालत है उस हिसाब से तो वोट अच्छी सरकार के लिए उम्मीद करती हूँ मैं। किस चीज से, क्या महंगाई से परेशान है या किस चीज से? कौन सी टॉपिक के लिए, किस टॉपिक के लिए बात करूँ आपसे? हर टॉपिक तो जी, जो चीज आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है उसके बारे में बताइए। करप्शन सबसे बड़ा है, महंगाई उससे बड़ी है, सिक्योरिटी तो है ही नहीं, वुमेन्स क्या ऑल पर्सन के लिए सिक्योरिटी नहीं है। महंगाई सबसे ज्यादा जो इस समय जो मार रही है, सारी चीजें बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है। काम इंसान के लिए अपनी जरूरतें पूरी कर पाना असंभव होता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस मतदान से कोई कानपुर में कई पोलिंग मराकज पर वोटरों को वोटर लिस्ट में नाम न होने की वजह से अपने हक से महरूम होना पड़ा। लोगों की शिकायतें हैं कि उनके नाम लिस्ट में तो हैं, लेकिन पोलिंग अफसर के पास नहीं है, इसलिए उन्हें वोटिंग का मौका नहीं दिया गया। कई एक ऐसे भी मिले जिन्हें इलेक्शन शनाख्ती कार्ड होने के बावजूद वोट डालने का मौका नहीं मिल पाया। कमिश्नर के जो मेन आदमी अंदर बैठे हुए उनके पास लिस्ट नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर ने बड़े बड़े दावे किए थे, इतने बड़े बड़े। बाहर लिस्ट में आपका नाम है? बाहर लिस्ट में भी है, अंदर बीएलओ के पास भी है, लेकिन अंदर नहीं है। पर्ची मिस हो गई है और अंदर वो वोट नहीं डालने दे रहा। ये इलेक्शन कमिश्नर के बहुत बड़े बड़े दावे थे, आखिर दावे कहाँ चले गए? झूठे दावे हैं ये। तो सबके पास जा रहे हैं, कोई इधर भेज रहा है, कोई उधर भेज रहा है, कोई पर्ची नहीं बना रहा, उसमें तुम्हारा कोई नाम ही नहीं। मैं कोई नहीं बता रहा कि इसमें नाम तुम्हारा है कि नहीं, उनके पास जाओ। आधे घंटे से हम लोग परेशान धूप में हो गए। अब हम जा रहे हैं सीधे घर, मतलब हम ही क्या, तमाम लोग आ रहे हैं, किसी का नाम ही नहीं आ रहा कहीं पर। हाल हमारा आज बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि लोग इस जमहूरी निजाम में अपना पूरा इख्तियार हासिल करने के लिए चिलचिलाती हुई धूप में वो पोलिंग बूथ तक के चल कर आ रहे हैं। उनके हाथों में उनका पहचान पत्र भी है, लेकिन जब वो बूथ के अंदर पहुंचते हैं तो बीएलओ बताता है उनका नाम नहीं है, और बहुत से बाहर लिस्ट में नाम मौजूद है लेकिन अंदर बूथ में नाम नहीं है। ये किस तरह से काम किया गया कि लोगों के पास पहचान पत्र मौजूद हैं, जिन्होंने अभी पिछले आपके असेंबली इलेक्शन में वोट डाले थे, उनके भी नाम यहाँ पर मौजूद नहीं है। बहुत ज्यादा लोग परेशान है, इस धूप में अपने वोट का इख्तियार इस्तेमाल करने के लिए यहाँ तक आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद मायूस और निराश होकर के लौट रहे हैं। साल से वोट देते चले आ रहेंगे बराबर, और अभी कारपोरेशन के इलेक्शन में भी हमने वोट दिया है, लेकिन अब हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। और हम जिससे भी पूछ दिल्ली में शादी रजिस्ट्रेशन मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने दिल्ली के गवर्नर नजीब जंग को खत लिखकर मुखालफत दर्ज कराई है, जबकि आम लोग भी काजियों को एक्ट में शामिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। बोर्ड की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजे गए खत में शादी रजिस्ट्रेशन के लुजूम को मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुदाखलत करार दिया गया और शर्त हटाने का मुतालबा किया गया है। बोर्ड ने गवर्नर से यह भी मुतालबा किया है कि मुसलमानों से मुताल्लिक कवानीन की ड्राफ्टिंग में पर्सनल लॉ बोर्ड और मिली तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर अक़लियती वोट फैसला कुन होता है। रियासत के वज़ीर आला हरीश रावत ने उम्मीद जाहिर की कि कांग्रेस को तमाम तबक़ात की हिमायत हासिल होगी। वज़ीर आला ने यह भी दावा किया कि उत्तराखंड से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। जो अपील है वो सर्ववर्गीय है, सर्वधर्म से है, और हम सारी धर्मनिरपेक्ष ताकतों से, सबसे प्रगतिशील लोगों से, जो विकास में विश्वास रखने वाले हैं, उनसे कह रहे हैं कि कांग्रेस का साथ दीजिए, और सब साथ दे रहे हैं। इस सुनामी ऐसी है जो भाजपा के घर को बहा करके ले जाएगी। अभी चुनाव के बाद देखिएगा। झारखंड की रांची यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में एक रोजा सेमिनार हुआ। मैनेजमेंट एजुकेशन इश्यूज एंड चैलेंजेस के उन्वान पर मुनक़दा सेमिनार में प्रोफेसर मसूद अहमद ने शिरकत की। इनके अलावा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर LN भगत, प्रो VC डॉक्टर M रज़ियुद्दीन और दीगर माहिरीन मौजूद थे। सेमिनार में MBA से फारिग तलबा के मुस्तकबिल को लेकर गौर फिक्र किया गया।
मेरठ की हमीदिया गर्ल्स कॉलेज में एक जलसा हुआ। इस जलसे में दीनी मालूमात और दरस कुरान हुआ। जलसे का मकसद तालिबात में दीनी शऊर बेदार करना था। 1936 में कायम हमीदिया गर्ल्स कॉलेज का शुमार मेरठ के नामवर इदारों में होता है। इस कॉलेज में हजारों तालिबात ज़ेर तालीम हैं। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने इस बात की सख्ती से तरदीद की है कि उन्होंने मोदी की हिमायत में कोई बयान दिया था। महमूद मदनी का कहना है कि उन्होंने टोपी के गलत इस्तेमाल पर पाबंदी की बात कही थी। इसके साथ ही जमीयत के रहनुमा ने कई मौज़ूआत पर अपना मौक़िफ़ रखा। मौलाना महमूद मदनी से तफसीली बातचीत की ATV नुमाइंदा खुर्शीद रब्बानी ने। आप देखिए ये खास गुफ्तगू और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। मौसम में बयानात का सिलसिला जारी है और कई सारे ऐसे बयानात होते हैं जिनको लेकर के कुछ कंफ्यूजन होता है। मौलाना महमूद मदनी साहब के भी एक बयान के ऊपर ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन हुआ था। लोगों का ये मानना है या लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका बयान जो है वो मोदी के फेवर में था। मौलाना महमूद मदनी साहब, क्या जो आपने बयान दिया था अभी पिछले दिनों, कहा था कि अगर मैं तिलक नहीं लगा सकता तो मोदी टोपी क्यों पहने, तो लोगों का कुछ ऐसा जहन में आया या लोगों को ऐसा लगा कि आप तो सीधे तौर पर मोदी की हिमायत कर रहे हैं। उसी इंटरव्यू में जी मैंने ये कहा कि मैं मोदी को सेकुलर नहीं मान सकता। उसी इंटरव्यू में सीधी बात में राहुल ने ये सवाल किया, राहुल कंवल ने, कि वो प्राइम मिनिस्टर बने तो कैसा होगा। हम उनको एक अच्छा CM नहीं मानते तो अच्छा PM कैसे मान सकते हैं। उसी में मैंने कहा कि माफी मांगना की कोई जरूरत नहीं है, मुजरिम है सजा मिले। क्या कोई मुजरिम जुर्म करके माफी मांग ले बात खत्म हो जाएगी? किससे माफी मांगेंगे? कौन माफ करेगा? रहा टोपी का सवाल, तो मेरा फर्म स्टैंड है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके लीडर्स हैं वो टोपी पहनते नहीं हैं, बल्कि नियत होती है टोपी पहनकर लोगों को टोपी उड़ाने की, यानी बेवकूफ बनाने की। मैं इसका मुखालिफ हूं। सिंबॉलिक चीजें करके पूरी कौम को, जो इस मुल्क की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, आप बेवकूफ बना रहे हैं और हम बेवकूफ बन रहे हैं, मुझे मंजूर नहीं। अगर लोग इसका दूसरा पहलू ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है जुमलों से दूसरा पहलू ढूंढने वालों को पहलू मिल भी जाए, लेकिन उस पूरे इंटरव्यू को देखे बगैर किसी एक जुमले से और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। नहीं, क्या वजह है कि मौलाना महमूद मदनी साहब के बयानात को लेकर के कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता है? पहले आपने एक बार कहा था कि 2002 से आगे बढ़ना चाहिए और गुजरात में तरक्की हुई है। ऐसा कभी नहीं जी, कुछ इस तरह की चीज नहीं कि गुजरात में तरक्की हुई है जी। ना तरक्की को कहा और न ही 2002 से आगे बढ़ने को कहा, ये तो दूसरे लोगों ने कहा है, मैंने कभी नहीं कहा। कोई आप किसी तरह का भी एक इंटरव्यू हो, कोई तहरीरी बयान हो, आप देख लीजिए जी। अच्छा साहब, एक चीज हम इन दिनों देख रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों या कुछ अलग अलग तरह के रहनुमा हों, जिनमें परवीन तोगड़िया भी हैं, जिनमें बाबा रामदेव भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, बयानबाजी जो है वो उसका जो लेवल है वो बहुत डाउन होता जा रहा है, बहुत गिरता जा रहा है। क्या वजह है ये? और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे मुल्क के अंदर तफरीक पैदा होती है, समाज के बीच में कहीं ना कहीं खाई भी बढ़ती है और मुल्क की जो पूरी तस्वीर है दूसरे ममालिक के सामने वो भी धुंधली होती है, खराब होती है? बिल्कुल हो ही रहा है और इसीलिए मैं ज्यादा इस वक्त मीडिया में नहीं आना चाह रहा हूं। हो ये रहा है कि लोगों ने उस तहजीब को, उस विरासत को, उस सभ्यता को, हिंदी में जिसको कहते हैं हमारा बड़ा सभ्य समाज है, 5000 साल पुरानी हमारी तहजीब है, तो उस तहजीब को पैरों तले रोंद रहे हैं। और ये लोग दरअसल किसी पार्टी के मुखालिफ नहीं है,
کسی آدمی کے مخالف نہیں ہے، یہ ملک ہی کے مخالف ہے۔ انہوں نے اس ملک کی شبیہ کو برباد کیا، اور یہ مسلمانوں کا تو کیا بگاڑیں گے، یہ اپنے میں کہتا ہوں سناتن دھرم کے ہی جو روایات ہیں ان کو ہی برباد کر رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ، ویسے مجھے اس سوسائٹی پر پورا بھروسہ ہے، یہ سوسائٹی ایسے لوگوں کو خود ایلیمینیٹ کر دے گی، ان کا کچھ اٹھنے والا نہیں، پہلے سے ایلیمینیٹ کر رکھا ہے۔ وہ اتنے بڑے سماج کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ان کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے؟ یہاں کے لوگ جو ہیں، اس ہندوستان کے لوگوں کی جینز میں، ڈی این اے میں سیکولرزم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، یہ مجبوری میں کہتی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ سیکولرزم کا راستہ اگر چھوڑیں گے، دکھاوا بھی چھوڑ دیں گے، راستہ تو چھوڑ ہی رکھا ہے سبھی نے، دکھاوا بھی چھوڑ دیں گے تو پھر ملک میں لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی جب گجرات سے باہر نکل کر کے آئے اور انہیں ملک میں سے ووٹ چاہیے اور ملک کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنا شروع کیا، تو انہوں نے بھی سیکولرزم کا برقع اوڑھ لیا۔ 2002 پہ اگر افسوس ہے تو جب تک وہ گجرات میں تھے تب تک کیوں نہیں افسوس ہوا انہیں؟ باہر نکلنے کے بعد بھارت میں آتے ہی ان کو افسوس ہونے لگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہانی اور وہ انداز جو گجرات میں چلا لیا انہوں نے 12 سال، وہ یہاں نہیں چلے گا ملک میں۔ اور یہ طاقت ہے اس ملک کی، یہاں کے لوگوں کا جو ایک رویہ ہے، ادارتا کا، شانتی کا، امن کا، باہم ساتھ رہنے کا، ایک اس تہذیب کا جو اثر تھوڑا کافی کم ہو گیا ہے، لیکن جتنا رہ گیا ہے اتنے نے بھی ان کو مجبور کر رکھا ہے سیکولرزم پر اور دکھاوے پر۔ آپ مان رہے ہیں کہ نریندر مودی کو گجرات سے باہر نکلنے کے لیے یا ہندوستان کا پرائم منسٹر بننے کے لیے جو ہے وہ سیکولرزم کا جو راستہ وہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے؟ اور کیا آپ یہ مانیں گے کہ کیا ایک کانگریس کی طرف سے، آپ نے کئی بار کہا ہے کہ کانگریس کی طرف سے ڈرایا جاتا ہے، مودی کا ہوا کھڑا کیا جاتا ہے، کیا ہندوستان کے مسلمانوں کو یا سیکولر لوگوں کو جو سیکولرزم میں یقین رکھتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ بھائی کون پرائم منسٹر بننا کون نہیں؟ کیا یہ ڈرنے کی بات ہے؟ دیکھیے، کانگریس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، میں نے یہ صرف راجستھان کے کانٹیکسٹ میں وہ بات کہی تھی اور کانگریس کا نام بھی نہیں لیا تھا، ایک جنرل بات تھی کہ ہمیں کسی سے ڈرایا نہ جائے اور مسلمان کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ آپ کو ووٹ چاہیے، کام کرو یا ووٹ لے لیجیے، لیکن ہم کسی کے ڈر کے مارے کسی کو ووٹ دے دیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ آج حالات مختلف ہیں، نیشنل سین پر اگر آپ دیکھیں گے تو نوجوانوں کو بے وقوف بنا کر، گجرات کا ماڈل دکھا کر، اب جب گجرات ماڈل کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے چھپے ہوئے 2 باتیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ڈیولپمنٹ کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں ہم نے یہ ڈیولپ کیا، یہ ڈیولپ کیا، جن میں سے اکثر جھوٹ ہے۔ اور جو لوگ کٹر ہیں ان کو یہ دکھاتے ہیں دیکھو گجرات میں ہم نے ان کو ٹھکانے لگایا ہے 2002 کا۔ تو وہ دونوں اشارے ہوتے ہیں، اب یہ کون سے اشارہ ان کے من میں ہے یہ تو اللہ ہی جانے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ڈرنا تو مسلمان کو صرف اللہ سے چاہیے، اور اللہ سے ڈرنا شروع کر دے تو کسی اور کی ضرورت نہیں ڈرنے کی۔ لیکن اس وقت عقل مندی سے، ہوشیاری سے، حکمت سے کام لینا چاہیے، اور بے وقوفی میں یا غصے میں، غصہ ہے ہمیں لیکن غصے میں ہم اپنے پیر پر کلہاڑی نہیں ماریں گے۔ یہ جو الگ الگ لوگوں کی طرف سے اپیل جاری ہوتی ہے، پہلے تو اس کو فتوے کا نام دیا جاتا ہے یا حکم کا نام دیا جاتا تھا، یہ جو الگ الگ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے اپیل جاری ہوتی ہے یا الگ الگ گروپس کی طرف سے اپیل جاری ہوتی ہے یا کچھ ایسی تنظیمیں بن جاتی ہیں الیکشن کے وقت، پھر وہ ایک طرف جو ہے وہ اپیل جاری کرتے ہیں کہ آپ فلاں پارٹی کو ووٹ دیجیے اور فلاں پارٹی سے پرہیز کیجیے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، کیا اب لوگ جو ہے ان کی باتیں سنتے ہیں اور کیا آپ ان اپیلز کو جو ہے وہ صحیح مانتے ہیں؟ دیکھیے، اپیل کرنا کوئی غلط نہیں ہے، کسی کی کچھ سمجھ میں آتا ہے تو مذہبی آدمی بھی ہو تو خاص بات کو پیش کرنے میں تعاون کیا श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।